हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक के माध्यम से जीआईसी प्रवक्ता हिंदी के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। हम इसके पहले कई सारे प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं, उनका व्याख्यात्मक हल हमने देखा है और उन सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हमने अभी जहां तक प्रश्न देख लिए थे, जो प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया था, उसके आगे शुरुआत करेंगे। अब हमें जो प्रश्न पत्र हल करना है ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि 15/9/2015। ये विश्लेषण सहित व्याख्या इसमें दी गई है नीचे, और हमें व्याख्या भाग में दी गई पूरी जानकारी को बहुत ध्यान से सुनना है। और आपको जो भी चीजें, क्योंकि हम ये अभ्यास कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और आपको सब कुछ आता है, हमें केवल दोहराना है चीजों को। तो जितना ज्यादा आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आपको जितना ज्यादा आता है, आपको तुरंत अपने मस्तिष्क में वो सारी चीजें लानी है। हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें दोबारा से देखी जा सकें, क्योंकि जितना ज्यादा हम चीजों को बार बार देखते हैं वो उतनी ज्यादा दृढ़ होती हैं, और फिर जब हम परीक्षा देने जाते हैं तब भ्रम की स्थिति नहीं होती है कि क्या गलत है और क्या सही। तो इसीलिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या जो 1 है, पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है या क्या कहा है? तो संधि काल कहा है, चारण काल कहा है, प्रारंभिक काल कहा है या अपभ्रंश काल कहा है? तो ग्रियर्सन ने उसे चारण काल कहा है, विकल्प सी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। काल विभाजन का पहला प्रयास ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 11 भागों में बांटते हुए आदिकाल को चारण काल नाम दिया है, जबकि संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, प्रारंभिक या उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ये सभी नाम जो दिए गए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आता है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? निम्बार्काचार्य द्वारा, विष्णु स्वामी द्वारा, रामानुजाचार्य द्वारा या मध्वाचार्य द्वारा? तो विकल्प डी सही हो जाएगा, मध्वाचार्य। द्वैतवाद दर्शन जो है वो मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित है और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मध्वाचार्य। निम्बार्काचार्य ने सनकादि संप्रदाय और द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किया। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन तथा रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही? ये काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं? आंसू की हैं, सरोज स्मृति की, राम की शक्ति पूजा या निर्झरणी? तो ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सरोज स्मृति की, और आप सभी ने सरोज स्मृति पढ़ा भी होगा, ये पाठ्यक्रम में लगा रहता है। संभवतः बीए या एमए के पाठ्यक्रम में ये रहता है। सरोज स्मृति जो कि शोक गीत है, उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। सरोज उनकी पुत्री का नाम है। सरोज स्मृति को हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। निराला ने इसे अपनी पुत्री सरोज को केंद्र में रखकर लिखा है। सरोज का वे इलाज नहीं करवा पाए थे अर्थाभाव के कारण, धन की कमी के कारण, जिसमें वे लिखते भी हैं कि जाना तो अर्थागमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय। तो ये सरोज स्मृति अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़िएगा।
आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है और राम की शक्ति पूजा निराला की ही कविता है जो अनामिका संग्रह में है। निर्झरणी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अगला प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राममूर्ति त्रिपाठी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जो उन्होंने कबीर के संबंध में कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, अति महत्वपूर्ण। अभी LT ग्रेड की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सधुक्कड़ी भाषा कबीर की भाषा को किसने कहा है? तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? हिंदी की प्रथम कहानी में भी एक मतता नहीं है, कुछ विद्वान किसी दूसरी को, कुछ विद्वान किसी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की ही कहानी है। दुलाई वाली गुलबहार, तो विकल्प बी यहाँ सही होगा, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को मानते हैं जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 11 वर्ष का समय कहानी शुक्ल जी की है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला और गुलबहार 1902 में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। यह कथन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने यह कथन अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में छायावाद के संबंध में कहा है। फिर प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। प्री प्रवास, अभी हमने GIC की ही परीक्षा में पिछले किसी प्रश्न पत्र में इस प्रश्न को देखा है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं PYQ, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत बार प्रश्न वैसे का वैसा ही पूछ लिया जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, प्री प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्री प्रवास है। प्री प्रवास पर हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। प्री प्रवास में पहली बार राधा और कृष्ण अलौकिक रूप त्याग कर मानवीय रूप में उपस्थित हुए हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्री प्रवास में वो जो पारंपरिक रूप चला आ रहा है शुरू से राधा और कृष्ण का, उस रूप से कुछ हट करके हरिऔध जी ने उनके मानवीय रूप को उपस्थित किया है। तो बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें राधा कृष्ण के स्वरूप को पारंपरिक रूप से हट करके मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो भी प्री प्रवास उत्तर होगा। प्री प्रवास में सर्गों की संख्या 17 सर्ग हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का, इसलिए इससे संबंधित सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। सूरदास क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने भी राधा और कृष्ण को वर्णित किया है और इन्होंने भी अपने प्री प्रवास में उन्हीं को लिया है। साकेत और भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कृति है और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? इनमें से यहाँ पर कुछ प्रवृत्तियां दी गई हैं, बताना है इनमें से नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी है। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त की नई कविता शीर्षक पत्रिका के प्रकाशन से इसकी शुरुआत मानी जाती है।
इसके प्रमुख सूत्रधार जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश और राम स्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा आदि हैं। धर्मवीर भारती का कथन है कि पुराने नए मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता। धर्मवीर भारती ने क्या कहा है नई कविता को, कि ये पुराने और नए मूल्यों के टकरावों से उत्पन्न तनाव की कविता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या ग्रियर्सन का है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, विकल्प सी सही हो जाएगा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के विषय में कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इसी महानुभाव को ही। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। अति महत्वपूर्ण, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी को किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। फिर अगला प्रश्न, कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या राजस्थानी में? तो कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है, विकल्प पहला सही हो जाएगा। कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है और इसके रचनाकार रीतिकालीन कवि सेनापति हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें राम काव्य परंपरा में भक्ति काल में स्थान दिया है शुक्ल जी ने, और इनकी अन्य रचना काव्य कल्प द्रुम। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मतिराम या आलम? तो रीतबद्ध परंपरा में मतिराम आते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। मतिराम रीतकाल की रीतबद्ध परंपरा के कवि हैं। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। घनानंद और आलम रीत मुक्त परंपरा के कवि हैं। रीतबद्ध कवि मतिराम की प्रमुख रचनाएं ललित ललाम, रसराज, फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका, मतिराम सतसई आदि। फिर प्रश्न है कि जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? शिव सहाय पाठक, विजय देव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामचंद्र शुक्ल? तो जायसी नामक जो समीक्षा कृति है उसके लेखक है विजय देव नारायण शाही, विकल्प बी सही होगा। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। विजय देव नारायण शाही की जायसी कृति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है। जायसी विजय देव नारायण शाही, इसको हमने ऐसे याद किया था कि जब जायसी लिखते हैं तो ई की मात्रा और शाही में भी अंत में ई की मात्रा आ रही है, तो जायसी शाही इस तरह से जोड़कर याद किया था। ये नई कविता दौर के प्रथम कवि और आलोचक हैं। तीसरा सप्तक में इनकी 20 कविताएं प्रकाशित हुई हैं। ये तीसरा सप्तक के कवि हैं। सप्तक की बात आई है तो चारों सप्तक के प्रकाशन वर्ष, जो प्रथम तार सप्तक था, तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। यहाँ पे ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, तो आपको ये बताना है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पता होगा तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो अगर आपको पता है तो बताइएगा कि कब प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, इनकी जो अन्य समीक्षात्मक कृतियां हैं उन्हें भी देख लेते हैं। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, छठवां दशक, साहित्य क्यों, वर्धमान और पतनशील और लोकतंत्र की कसौटियां आदि। अगला प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत, हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत में, भारत भारती, सिद्ध राज या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये भारत भारती की हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। विख्यात जीवन व्रत, हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से है। गुप्त जी ने 1912 ईस्वी में राष्ट्र प्रेम हेतु भारत भारती की रचना की थी। 1912 भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है क्योंकि भारत भारती बहुत महत्वपूर्ण कृति है। यही वो कृति है जिसके कारण मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। यह युवकों के गले का कंठार बनी और इस पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। साकेत गुप्त जी का 12 सर्गों का महाकाव्य है और साकेत में रामचरितमानस के उपेक्षित पात्र का चित्रण हुआ है, अर्थात उर्मिला का चित्रण साकेत में आपको मिलेगा। और भारत भारती जो पुस्तक है वो 3 खंडों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। आपको भारत भारती पुस्तक दिखाई भी जा चुकी है। वो वर्तमान और भूत और भविष्य
तीनों को दर्शाती हुई पुस्तक है, 3 भागों में विभाजित है। हमारी जो अतीत रहा है उसको दर्शाती है, हमारा जो वर्तमान है और हमारे भविष्य को दर्शाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? यहाँ 4 नाम दिए गए हैं जो जिनमें से 3 जो हैं वे सिद्ध हैं और 1 नहीं है। तो विरूपा, कण्हपा, शारंगधर या कुक्कुरिपा। तो इनमें से शारंगधर जो हैं ये 84 सिद्धों में नहीं आते हैं, जबकि अन्य नाम 84 सिद्धों में आते हैं। सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं आते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर को हम्मीर रासो ग्रंथ का रचयिता माना है। विरूपा, कण्हपा और कुक्कुरिपा ये 84 सिद्धों में आते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है वो संध्या भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये बात शुक्ल जी ने कही है। विकल्प सी सही हो जाएगा। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय के संबंध में कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन माना। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय परंपरा या संस्कृति की देन माना है। और द्विवेदी जी ने कहा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी कहते थे कि इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आई, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या हिमांशु जोशी? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका से समानांतर कहानी आंदोलन चलाया। इनकी प्रमुख कहानियां राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और आजादी मुबारक आदि हैं। मोहन राकेश की प्रमुख कहानियां हैं इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश आदि। राजेंद्र यादव की देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल आदि प्रमुख कहानी है। हिमांशु जोशी की प्रमुख कहानी है अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, 4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं। इनमें से रेखा चित्र पहचानना है। पथ के साथी, यामा, श्रृंखला की कड़ियां या दीप शिखा? तो इनमें से कोई भी रेखा चित्र नहीं है। पथ के साथी ये संस्मरण है, श्रृंखला की कड़ियां निबंध है, यामा कविता संग्रह है और दीप शिखा कविता है। इनमें से ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं और इनमें से कोई भी रेखा चित्र नहीं है। अगला प्रश्न, पंक्ति दी गई है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्ति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूट, कामना या ध्रुव स्वामिनी? तो विकल्प डी सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख या तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक की है। यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट, कामना आदि जयशंकर प्रसाद के अन्य प्रमुख नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां या राजा लक्ष्मण सिंह? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईशा अल्लाह खां। विकल्प सी सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईशा अल्लाह खां हैं। ये चारों जो लेखक हैं बहुत महत्वपूर्ण है गद्य लेखन की दृष्टि से, गद्य साहित्य की दृष्टि से, और इन सभी की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जो रानी केतकी की कहानी है इसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी से ही खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना आदि रचनाएं हैं। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं।
प्रश्न है प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बासुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह के, विद्यानिवास मिश्र के, कुबेरनाथ राय के या श्री राम परिहार के? तो प्रिया नीलकंठी और निषाद बासुरी कुबेरनाथ राय के हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रिया नीलकंठी और निषाद बासुरी ये ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय के निबंध है। इनके प्रमुख निबंध है रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, मराल, महाकवि की तर्जनी और पर्ण मुकुट आदि। रमेश चंद्र शाह ने रचना के बदले शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़ आदि निबंध लिखे। वहीं विद्यानिवास मिश्र का चितवन की छां, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि निबंध लिखे हैं। श्री राम परिहार का आंच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, रसवंती बोलो तो आदि निबंध लिखे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या गजानन माधव मुक्तिबोध? तो कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध का है। इसको हमने ऐसे याद किया था कि जब हम पुनर्विचार करेंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी। हमारे पुनर्विचार करने से हमें क्या मिलेगी? मुक्ति। तो यहाँ पर पुनर्विचार से मुक्ति को जोड़ा था। तो कामायनी एक पुनर्विचार रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आदि इनके अन्य महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, प्रसाद निराला अज्ञे, कविता का पक्ष आदि समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे हैं। रामविलास शर्मा के प्रमुख जो समीक्षात्मक ग्रंथ हैं वे हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आदि। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ और साहित्य का समाज शास्त्र आदि। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प क्या होगा? चिन्हित करना है। प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान और गबन 4 दिए गए हैं। तो जो प्रेमाश्रम है ये प्रकाशित हुआ था 1922 ईस्वी में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुआ था और गोदान 1936 में। तो इसके अनुसार विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान ये सभी किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। इनके अन्य जो प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। मंगलसूत्र उपन्यास अपूर्ण है जिसे उनके पुत्र ने पूर्ण किया था और धनपत राय इनका मूल नाम है। और इनका जो प्रेमचंद नाम है ये दया नारायण जी ने दिया था इन्हें। और ये जितने भी उपन्यास दिए गए हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पहले वो पहले उर्दू भाषा में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी, तो उनके उर्दू में लिखे गए उपन्यासों का बाद में हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे सेवा सदन का उर्दू नाम क्या था या ये कब प्रकाशित हुआ था, तो प्रकाशन वर्ष वगैरह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी या रामविलास शर्मा? तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे ये फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। और इसे प्रकाशित किसने किया, संपादित किसने किया? तो वो किया भारत यायावर ने। रामविलास शर्मा ने 3 महारथियों के पत्र, कवियों के पत्र का संपादन किया है। रामविलास शर्मा ने 3 महारथियों के पत्र, ध्यान रखिएगा। और हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह मुंशी राम ने सन 2004 में प्रकाशित करवाया था। तो सबसे पहले पत्र साहित्य लेकर के कौन आया? तो मुंशी राम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले पत्र इत्यादि का काम जो करता था उसे मुंशी कहा जाता था। तो सबसे पहले पत्र साहित्य को लेकर आने वाले कौन है? तो मुंशी राम। अगला प्रश्न में एक रचना का नाम दिया गया है जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे। ये इंटरव्यू है, इसके लेखक कौन है? साक्षात्कार विधा की रचना है। तो इसके लेखक हैं नंद कुमार कोहली। विकल्प पहला ही सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है श्री राम शर्मा, पद्म सिंह शर्मा कमलेश और मनोहर श्याम जोशी। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली हैं। यह रचना मैं इनसे मिला नामक पुस्तक में संकलित है। इस पुस्तक के लेखक पद्म सिंह शर्मा कमलेश हैं।
अब प्रश्न आता है, प्रश्न है बंगाल का अकाल रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? रांगे राघव, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान या धर्मवीर भारती? तो इन चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि बंगाल का अकाल जो रचना है वो है प्रकाश चंद्र गुप्त जी की, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यशपाल जैन या धर्मवीर भारती? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी की रचनाएं अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया में और कलकत्ता से पेकिंग, यशपाल जैन का रूस के 46 दिन और धर्मवीर भारती का यादें यूरोप की यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। अगला प्रश्न है, मुर्दैया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसीराम की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सूरजपाल चौहान की या जयप्रकाश करदम की? तो मुर्दैया ये तुलसीराम की आत्मकथा है, विकल्प पहला सही होगा। या दो भागों में विभाजित है, मुर्दैया और मणिकर्णिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन है। सूरजपाल सिंह चौहान ने तिरस्कृत संतप्त नाम से आत्मकथा लिखी, तिरस्कृत और संतप्त। जयप्रकाश करदम ने छप्पर नाम से पहला दलित उपन्यास लिखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, छप्पर उपन्यास, ये पहला दलित उपन्यास है चूंकि, और ये किसका है? तो जयप्रकाश करदम जी का। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन? तो विकल्प सी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के जो लेखक हैं वे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित संस्मरण हमारे आराध्य और रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरद चंद्र की जीवनी से, बंकिम चंद्र की, विमल मित्र की या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ये प्रश्न भी एलटी ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। आवारा मसीहा संबंधित है शरद चंद्र जी से, विकल्प पहला सही हो जाएगा। और ये प्रश्न हम जीआईसी के ही पिछले किसी प्रश्न पत्र में देख चुके हैं। ये शरद चंद्र की जीवनी है और इसके जो लेखक हैं वे विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है और इसमें उन्होंने बांग्ला जो उपन्यासकार हैं शरद चंद्र, उनकी जीवनी को लिखा है। इनके प्रमुख उपन्यास देवदास, ये शरद चंद्र जी के उपन्यास हैं। देवदास से आप सभी परिचित होंगे, देवदास फिल्म आप सभी ने देखी भी होगी, देवदास उपन्यास भी पढ़ा होगा। चरित्रहीन, परिणीता, दत्ता, गृहदास, श्रीकांत और शुभदा आदि। और विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प आदि। फिर अगला प्रश्न कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या मोहन राकेश? तो विकल्प पहला सही हो जाएगा, नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया। इनके उपन्यास हैं आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। नरेंद्र कोहली ने जो इनकी रचना है अभ्युदय, अभ्युदय में इन्होंने राम कथा को और महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तो महासमर में आगे महा आ रहा है और महाभारत में भी महा आ रहा है, तो आप याद रखेंगे कि महासमर में महाभारत की कथा को लिया है और अभ्युदय में राम की कथा को लिया है और उसे एक नया संदर्भ देकर के प्रस्तुत किया है। फिर अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक हैं उसको हमने ऐसे याद किया था कि इसमें राम, श्याम और शिव तीनों लोगों ने मिल करके नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो इसमें रामचंद्र वर्मा नहीं है, विकल्प सी गलत हो जाएगा। बाबू श्याम सुंदर दास हैं, पंडित राम नारायण मिश्र हैं और ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं। 1893 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण दास थे। इसका उद्देश्य हिंदी के विकास हेतु पांडुलिपियों की खोज, उनका अनुसंधान और साहित्यिक ग्रंथों का निर्माण और ग्रंथों का प्रकाशन था। 1896 ईस्वी में यहां से नागरी प्रचारणी सभा का प्रकाशन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन? तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वे थे बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी सही होगा।
यह 1877 से मासिक प्रयाग से निकलती थी। अंबिका दत्त व्यास पीयूष प्रवाह के संपादक, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण के संपादक और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद के संपादक थे। अगला प्रश्न है, पत्रिका और संपादन की दृष्टि से एक युग्म इसमें अशुद्ध है, उसका चयन करना है जो अशुद्ध है। धर्मयुग धर्मवीर भारती सही है, हंस राजेंद्र यादव सही है, तद्भव अखिलेश सही है, नया प्रतीक जो पत्रिका थी उसके संपादक थे अज्ञे ना कि अमृतलाल नागर, तो ये गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या ब्राह्मण। तो अभी हमने देखा था कि जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, जबकि अन्य तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु जी की हैं। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाला बोधनी 1874 में प्रकाशित की थी। बाला बोधनी जो पत्रिका थी ये महिलाओं के उत्थान से संबंधित थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया? राजेंद्र यादव ने, धर्मवीर भारती ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने या भीष्म साहनी ने? तो भीष्म साहनी ने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है, जबकि राजेंद्र यादव ने हंस का, अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में ही देखा, धर्मवीर भारती ने धर्मयुग का और अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका का संपादन किया है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1905 ईस्वी, 1903, 1902 या 1900? तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1900 है, विकल्प डी सही हो जाएगा। सरस्वती जो पत्रिका है ये 1900 से प्रकाशित हुई थी, 1900 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था और ये प्रारंभ में काशी से निकलती थी। सरस्वती पहले काशी से निकलती थी, बाद में ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी और इसके संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। ध्यान रखिएगा, इसके प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। बाद में 1903 में इसके संपादन का कार्य द्विवेदी जी ने संभाला और 1903 से लेकर के 1920 तक इसके संपादक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो चिंतामणि घोष थे। बाद में 1903 में संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला और इतनी दृढ़ता और ईमानदारी से संभाला कि सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी एक दूसरे के पर्याय बन गए, इतनी लोकप्रियता इन्हें मिली। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ था? अहमदाबाद से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? तो विकल्प पहला सही हो जाएगा, अहमदाबाद। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अहमदाबाद से आरंभ हुआ और यह 1921 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1921 में, और इसके संपादक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। फिर प्रश्न है कि सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? दिल्ली से, बनारस से, कलकत्ता से या इलाहाबाद से? तो सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, विकल्प डी सही होगा। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई और इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से त्रैमासिक के रूप में होता था, अर्थात 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन और श्याम सुंदर दास थे। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। फिर अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या राधा चरण गोस्वामी? तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया प्रताप नारायण मिश्र ने, विकल्प पहला सही हो जाएगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। यह पत्रिका 1883 ईस्वी में मासिक कानपुर से निकलती थी और बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र के संपादक और राधा चरण गोस्वामी भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। कहां से? इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से या पटना से? तो जो हिंदुस्तान था इसका प्रकाशन होता था प्रतापगढ़ से, विकल्प सी सही होगा। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में प्रतापगढ़ से होता था और यह पत्रिका सबसे पहले 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह के संपादन में इंग्लैंड से प्रकाशित हुई थी। तो ये जो भी हमने प्रश्न देखा है, हमारे 40 प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। जैसे कि हम प्रश्न का अभ्यास करते हैं, अगले जो प्रश्न है, आगे के प्रश्न, उन्हें हम आगे की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।